गुड इवनिंग एवरीवन। अब देखो, अर्थ एज अ प्लेनेट लिखा है। अर्थ का मतलब क्या है? हमारा पृथ्वी, हमारी धरती माँ है ना। ज्योग्राफी में इसका अपना बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि हम पढ़ते हैं जियो और ग्राफी। जियो का मतलब है हमारा अर्थ के बारे में और उसके ग्राफ के ऊपर। और हमने पहले पहले क्लास में, सबसे पहले जब आप लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ था तब भी बोला है, और क्लास 8 से पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले बच्चों को मैं एक चीज बताता हूं कि बेटा, हम लोग जब अपने बारे में अच्छा समझना होता है तो अपने आसपास पड़ोसियों के बारे में भी अच्छे से समझना पड़ता है। माहौल क्या है, सोसाइटी कैसी है, तब जाकर उस व्यक्ति विशेष के बारे में अच्छा सूचना मिल पाता है। उसी तरीके से अर्थ के बारे में अच्छा समझने के लिए भी हमें सोलर सिस्टम के बारे में समझना पड़ता है, क्योंकि उस किस जगह पर है, उसके आसपास क्या है, ये मैटर्स अलॉट। एनी प्रॉब्लम इन दैट? चलिए, अब यहां जो हमें समझना है वो ये समझना है कि अर्थ एक प्लैनेट के रूप में क्यों है। तो सबसे पहली चीज, शुरू की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, प्लैनेट होने के लिए दो टेंडेंसी दी जाती है। पहला टेंडेंसी ये दिया जाता है, सन के चारों तरफ रोटेट करना, है ना, रोटेशन अराउंड सन इन फिक्स ऑर्बिट। तो ये है ना इंडिया, अर्थ के पास। चलिए, दूसरा क्या है आपका? हाँ हाँ, आपका रिवॉल्यूशन भी हो रहा है ना। और लाइट किससे मिल रहा है? सन से मिल रहा है। तो ये कुछ टेंडेंसी है, लाइट अपना नहीं होना चाहिए, फिक्स एक प्लेस पर नहीं होना चाहिए, रोटेशन रिवॉल्यूशन होना चाहिए, तो प्लेनेट है। ये सब अर्थ के साथ है। ना सिर्फ इतना है, बल्कि सारे के सारे सोलर सिस्टम के ग्रहों के बीच में एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिसपे लाइफ है, तभी तो हम हैं। मसलन जीवन जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वो हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, बैलेंस अमाउंट। कुछ जीवों को पानी अच्छा ज्यादा चाहिए तो पानी में वो रहते हैं, कुछ जीवों को हवा ज्यादा चाहिए तो हवा वाली जगह, जिनको बैलेंस चाहिए वो बैलेंस भी है। मसलन एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, तीनों का मिला हुआ बायोस्फियर, बायोम, सभी कुछ अवेलेबल है। तो ये सब कुछ हम लोग 6-7 क्लास में बहुत डीपली पढ़ चुके हैं। हमें आज पढ़ना है कि अर्थ यूनिक प्लेनेट क्यों है, शेप ऑफ द अर्थ के बारे में, और प्रूफ करेंगे कि अर्थ शेप जो है वो गोल या फ्लैट नहीं है। ना तो कंप्लीट गोला है और ना कंप्लीट फ्लैट है। इसको हम लोग जियोइड बोलते हैं। जो शेप है वो क्यों है, इसको आज हम लोग प्रूफ करेंगे, और साइज ऑफ द अर्थ के साथ ये चैप्टर को खत्म किया जाएगा। एक कार्टून है, इसके अंदर कम से कम 2 डिफरेंस बताइए, कौन बताएगा? सबसे पहले चलो, एक ये हो गया। हाँ, चलिए, रुको रुको, एक आदमी इधर से वॉच बनाना, कहां बनाना? बास्केट। पेंटिंग के अंदर देखो, वो हार्ट है और वो गोल है। देखो, बस 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 बस, समझ गए। मैंने ये क्यों दिया, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए और आप इस चैप्टर को थोड़ा सा नोटिस करके पढ़ें। बहुत बारीकी सी चीजें बताई जाएंगी। देखो, इंटरेस्ट आया ना, क्योंकि ये थोड़ा गेम था। इस गेम का लॉजिकली आपकी लाइफ में कोई भी फायदा नहीं है। जस्ट फॉर अ फन, फॉर अ मिनट और 2 मिनट, यू हैव डेडिकेटली वर्क फॉर एवरी। गॉट इट, है ना? You have dedicatedly given your 2 minutes, 5 minutes, and more than enough. What I expected, you have given the right answers. Now, what I expect to you all is कि throughout the lecture you have to be conscious, be active, be straight. Do not write anything. Do not see into the book as well. Okay, you don't have to write anything. I will be trying my level best, and I'm giving you the surety that after this lecture, when you will go through your book, because once you have to, I have told you already that 3R you have to follow: revise, repeat, or recall. So when I will be completing my lecture, that will be revised through the NCERT or whatever the book you have, textbook of your school, right? Second will be from repeat from the notes, and last will be recall when you will do the practice of the videos and DPPs, right? These 3 will be done with first into 24 hours, second into 3 days, and third will be in
1 वीक। याद है सबको कि भूल गए? इसको जो फॉलो करेगा उसको कभी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, टेस्ट में एक भी नंबर फंसेगा नहीं। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं। अर्थ इज द ओनली वन वी कैन से द प्लैनेट इनटू द होल सोलर सिस्टम। इट्स नॉट इन होल यूनिवर्स आई कैन, अभी तक है हमारे नॉलेज के हिसाब से, पर हम नहीं कह सकते सोलर सिस्टम में तो पक्का है, क्योंकि ऐसे कई सोलर सिस्टम है। सन वाले इस सोलर सिस्टम के अंदर, जिसका मुखिया सन है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। ठीक है, कोई परेशानी? मसलन बेसिक चीजें आपको मालूम होना चाहिए। 71% क्या है, 29% क्या है? कोई परेशानी? बोलिए। यहां पर बैलेंस अमाउंट में आपको सब कुछ मिलता है। बैलेंस अमाउंट में क्या क्या मिलता है? बैलेंस अमाउंट में आपको मिलता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, है ना? और इन तीनों को मिला के बायोस्फीयर भी। वैरायटी ऑफ स्पीसीज एंड लाइफ पॉसिबिलिटीज किंगडम, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और ये सभी चीज पर्याप्त है ये बताने के लिए कि हमारा ग्रह इकलौता सबसे अनोखा ग्रह है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना? क्या है? ग्रेविटी है कि नहीं है? इसके अलावा क्या है? बोलिए। लाइट जो है वो सन से भी रिसीव करता है, प्रॉपर फ्रॉम सन एंड मून। इसका मतलब हमारे पास अपना सैटेलाइट भी है। कौन सा? नेचुरल सैटेलाइट, क्या बोलते हैं उसको? मून, है ना? हाँ, टेम्परेचर भी ऐसा है जिससे कि लाइफ पॉसिबल हो सके। वेरियस लैंड फॉर्म्स है, वेरियस लैंड टाइप है, एक्सट्रीम कंडीशन वाली जगह भी है फॉर समर्स विंटर्स, और बैलेंस भी है जहां थ्रू आउट द बैलेंस। shape of the earth not a perfect shape, that is actual shape of the earth is actually not a oblate spheroid, a sphere which is a ball or around the equator। एक्चुअली जो बोला जाता है स्पीयर वाला शेप वो यहां है, इस जगह पर। परंतु इसके बाद आपको कहीं पे भी स्फीयर नहीं मिलता। इसी को आज हम प्रमाणित करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? वो भी समटाइम्स कभी कभी नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि अर्थ ऐसा ही रहता है। एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर चिपकता फैलता रहता है, अपना एक मंडल है इसका, है ना? एटमोस्फियर में भी हमने पढ़ा है 5 लेयर्स हैं, है ना? तो अर्थ इज बल्ड एज इट्स इक्वेटर बिकॉज इट्स रैपिडली रोटेटिंग। अपने आकार को ये बल्ज करता रहता है क्योंकि ये तेजी से अपनी ही धुरी एक्सिस पे घूम रहा है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? आप सभी लोग साइकिल तो चलाते ही होंगे। साइकिल चलाते वक्त कभी बहुत तीखा सा टर्न आया, और जब टर्न आता है तो आप घुमा लेते हो और आप साइकिल से नहीं गिरते। जिस फोर्स की वजह से आप नहीं गिरते दैट इज सेंट्रीपिटल। सेंटर के तरफ पूरा झुक भी जाते हैं और निकाल लेते हैं, आप नहीं गिरते, दैट इज सेंट्रीपिटल। इस फोर्स के जरिए कई ग्रह जो हैं आपस में रोटेट कर रहे हैं। दूसरा एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का बहुत अच्छा एग्जांपल है दूर जाने का। आप एक रबड़ का धागा या फिर बैंड ले लीजिए, उसमें एक कोई गोल चीज बांध लीजिए और गोल गोल घुमाइए, फिर बहुत तेज वेग होने के बाद उस धागे को कट कर दीजिएगा। वो बॉल बहुत तेजी से बहुत दूरी पर जाकर गिरेगी। जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही हो और सडन टूटने से संपर्क या मोशन खत्म होने से वो सेंटर से बहुत दूर चली जाए तो वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, और सेंटर के करीब आए तो सेंट्रीपिटल होता है। मसलन साइकिल चलाते वक्त अगर अगला ब्रेक मार दिए टर्निंग में तो गिर जाओगे मुंह नाक बराबर, ज्योग्राफी खराब। तो वो क्या हो गया आपका? सेंट्रीपिटल। कोई परेशानी तो नहीं है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करी है। अगर इसका मतलब जिस दिन फोर्स खत्म हुआ उस दिन ये सारे प्लैनेट्स पता नहीं कितना दूर जाएंगे और आपस में कोलाइड भी कर सकते हैं, है ना? रीजन एट द इक्वेटर टू बल्ज द आउटवर्ड, बाहर की तरफ इसको विस्तार कराता है। पुराने समय में यह माना जाता था कि अर्थ क्या है? लोग दूर यात्रा नहीं करते थे। लगता था कि समुद्र के उस कोने के पास जाएंगे, दुनिया खत्म, बहुत बड़ा गड्ढा है, गिर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। पहली बार इसको किया मैगलेन ने, जो पूरी पृथ्वी का गोल चक्कर लगाया था। पढ़ा है ना आपने? वेरी गुड।
High mountain ranges and deep ocean trenches also contribute to the Earth's slightly irregular shape. The shape is also not static, it's always changing. ये तो क्लियर है ना? कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं समुद्र है, कहीं नदी है, कहीं झरना है, कहीं कुछ, हाँ कि नहीं? Sometimes these changes are regular, such as daily tide that affect oceans and earth crust. जो रेगुलर है, टाइड्स का अपना फिक्स है. अदर चेंजेस इरेगुलर, एक्सट्रीमली स्लो, सच एज मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट. कहीं पर प्लेट्स का मूवमेंट, अभी भी अर्थ के प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, जहां हम खड़े यहां भी हो रहा है. हर दिन भूकंप होता है, पर वो एक नेग्लिजिबल अमाउंट में जो हमें फील नहीं होगा. प्लेट्स की मूवमेंट कहीं बहुत स्लो है, कहीं प्लेट्स की मूवमेंट इतनी ज्यादा होती है. टेक्टोनिक्स प्लेट्स पढ़े हैं ना, सिस्मोग्राफ वाले चैप्टर 7-8 के अंदर आया था, तो इसमें भी आएगा तो बताएंगे. ठीक है, तो प्लेट्स की मूवमेंट हो रही होती है, और प्लेट्स का मूवमेंट जब कहीं बहुत तेज होता है तो वहां भूकंप देखने को मिलता है. मतलब अगर हम कहें कि हमारे अर्थ की जो गतिविधियां हैं कई जगह अलग अलग हैं, तो जो सेम कॉमन है, कॉमन वाला तो मैंने बता दिया, टाइड वाला, समुद्र की लहरें. भाई हर जगह लहर एक बार आती है और एक बार जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि समुद्र की लहर खाली आ रही है जा नहीं रही है. सब जगह समुद्र की लहरें आएंगी, और झरना का पानी नीचे गिरेगा तो गिरेगा, ऊपर नहीं चला जाता है. तो कुछ चीजें हैं जो हर जगह कॉमन है, कुछ चीजें जो हर जगह चेंज होती है एक जैसा होकर भी, जैसे प्लेट्स का मूवमेंट कहीं बहुत स्लो है और कहीं बहुत हाई है, मसलन जापान है ना. चलिए, समटाइम्स नेचुरल डिजास्टर कैन रिजल्ट सडन चेंजेस सच एज द अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एंड मेटेरॉइड्स. कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी इसमें हो रही है? परफेक्ट सर्कल तब होगा जब आप ये वाला लाइन ध्यान रखिए. कौन सा? बल्कि ऐसा है क्या पृथ्वी? नहीं. अब मेजरमेंट जब हम कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस मेजर्ड अराउंड द अर्थ इज 74 किलोमीटर. 40,074 किलोमीटर. डिस्टेंस मेजर्ड अराउंड द अर्थ इज, इसका मतलब अगर हम पूरा डिस्टेंस मेजर करें अराउंड द सन, और जब हम मेजर कर रहे हैं ये वाला पार्ट, अगर सर्कल, अब देखो एग्जांपल समझना, कहोगे सर ये क्या लिख दिए? सर्कल बनाया आपने, सर्कल में कहते हैं 2 सेंटीमीटर लीजिए स्केल से और गोल खींच दीजिए. अब आप कहीं से भी रेडियस बनाइए उसका, और कहीं से भी डायमीटर बनाइए, डिस्टेंस क्या होगा? हाँ कि ना? अगर ऐसा है तो फिर पृथ्वी के इन दोनों मापन में अंतर क्यों है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के लाइन का डिस्टेंस किया गया, तो जैसे ही लेटाट्यूड किया गया तो 40,074 था, और लंबा ट्यूड यानी लॉन्गिट्यूड वाला किया गया तो 40,007. ये 40 किलोमीटर का, सॉरी लगभग 60-65 किलोमीटर का डिफरेंस कभी कम और ज्यादा भी हो जाएगा, 65-70 भी होता है, 80 भी होता है कभी कोई वायुमंडलीय क्षेत्र के हिसाब से. ये डिफरेंस शो कर रहा है पहला पॉइंट की अर्थ राउंड नहीं है. क्लियर हो रहा है कि नहीं? दोबारा भी देखोगे तो एकदम बिल्कुल बिना रटे याद हो जाएगा. 40,074 और 40,007. कोई परेशानी? चलिए प्रूफ करते हैं कि अर्थ नहीं है. सबसे पहले बेडफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था. बेडफोर्ड ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया नदी के ऊपर. किसके ऊपर? ऑब्जर्वेशन करने के लिए उन्होंने एक नदी को चुना. नदी चुनने के पीछे भी रीजन था, क्योंकि वो स्ट्रेट बहुत लंबे समय बेडफोर्ड रिवर में थी, जो कैम्ब्रिज में है, और दिस ऑब्जर्वेशन वर डन टू मेजर कर्वेचर ऑफ अर्थ. सेंटर ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर पढ़ते हैं मैथ्स में, किसका बनाते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर. रेडियस सर्कल में बनाते रहे सारी चीजें, क्योंकि गोल है तो सर्कल का फॉर्मूला चलना चाहिए ना जी. कोड मिलना चाहिए, डायमीटर मिलना चाहिए, माइनर सेक्टर मिलना चाहिए, मेजर सेक्टर मिलना चाहिए, कर्वेचर मिलना चाहिए. ये सब होता है ना सर्कल का थ्योरी. और अगर इसमें से कोई भी थ्योरी प्रूफ नहीं हो रही है तो वो सर्कल. चलिए, तो सैमुअल राउथबर्डन ने क्या किया? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया. कब? 1800. उन्होंने क्लेम किया ऑब्जर्वेशन के जरिए, और प्रूफ कर पाए द अर्थ वाज इन 1870. अल्फ्रेड रसल वर्क ने यूज किया सेम ऑब्जर्वेशन को, बट मेड स्मॉल चेंजेस टू करेक्ट फॉर द एरर. यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन ही कुड प्रूव दैट अर्थ वाज अ, पहले ने कह दिया फ्लैट है, और दूसरे ने क्या किया? दिस रिवर वॉज चूजन बिकॉज फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इट रन्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लगभग 10 किलोमीटर तक, एकदम स्ट्रेट लाइन, धागे की तरह एकदम जैसे खींचोगे ना वैसा. दिस पॉइंट इज नियर विलेज ऑफ वेल्ली. कोई परेशानी नहीं है? चलिए, ये नदी दिख रही है? किताब में भी नहीं होगा, नहीं है ना? खोज के निकालें तो उसका मेहनत करना. अब देखो
ये वाला थ्योरी उन्होंने लगाया, और जब ये थ्योरी लगाई तो बाद में इस थ्योरी के बाद ये प्रूफ हो गया कि ये स्फीयर नहीं है, क्योंकि जब ये आर्क वाला सर्कल निकल कर आया तो ये सर्कल कभी ऐसा बनकर नहीं आएगा। अब यहां से देखो एग्जाम्पल, एक डायरेक्शन में यहां से मूवमेंट चालू की गई है, कितना लिखा हुआ है 5 मील, और 5 मील के बाद जब हम देख रहे हैं तो अबाउट इट इज फिनिश्ड, नहीं रास्ता क्या दिख रहा है, ऐसा कहां दिखता है समुद्र वगैरह में, ध्यान दो, दिए हो कभी, क्या लगेगा खत्म हो गया, फिर वहां जाओगे तो वैसा ही दिखेगा। ये आर्क वाला जो सिस्टम दिख रहा है, इट शोज ना तो कंप्लीट स्फीयर का, और इट शोज की फ्लैट तो बिल्कुल नहीं है। फ्लैट होता तो फ्लैट एक साथ एक जैसा दिखता है जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा सकती है, और एक पॉइंट में जहां वो खत्म हो रहा है वहां पर वो खत्म हो रहा है। हॉरिजन पॉइंट के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। हॉरिजन क्या होता है, समुद्र के किनारे में सूरज के डूबने वाला पॉइंट देखा ना आपने, ऐसा लगता है समुद्र में ही घुस गया सूरज, पर क्या समुद्र सूरज में घुसते हैं या सूरज समुद्र में घुसता है? ये भी प्रूफ कर रहा है कि फ्लैट, क्योंकि अगर फ्लैट होता तो ऐसा कुछ। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में ट्रेंच जोन का इस्तेमाल किया गया इंग्लैंड में। 3 पोल्स ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ वर फिक्स, 3 पोल्स देखो लिए गए ना। The poles had some height over the water in trench. At the point when shafts were seen from one end, the center pole looked marginally higher. In the light of the fact that Earth has a level surface, this experiment shows that outside of the Earth was bended. क्या कहता है कि 3 पॉइंट बना दिए गए, 3, और तीनों पॉइंट की जो ओवरथ्रॉन सीइंग आई, रिपोर्ट आई, वो मार्जिनली हायर आ रही है, कहीं ज्यादा है और कहीं कम है, और कहीं ज्यादा और कहीं कम है। इसका मतलब पहली बात तो ये क्लियर हो गई थी कि फ्लैट नहीं है, ये आर्क से क्लियर हो गया क्या? और जब आप आर्क से क्लियर कर लिए कि फ्लैट नहीं है, और जब ट्रेवल किए तो अप एंड डाउन है, तो सर्कल भी, कोई परेशानी? आगे चले, आगे चलते। दूसरा है एक जहाज के जरिए। अब देखो ये आपके किताब में शायद दिया होगा, पर ये नहीं है। जहाज को बहुत दूरी से देखिए। अब जैसे इस जहाज का लगता है लगभग ऑलमोस्ट आ गया, इसके आगे जाकर ये क्या है, गिर जाएगा किसी गड्ढे उड्ढे में, और क्या हो गया, जाएगा, खत्म हो जाए। पर क्या ऐसा है? शिप की साइटिंग को हम ग्राफ के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। देखो इस डॉटेड लाइन के जरिए हम यहीं तक देख पा रहे हैं, ना, यहां से हमें क्या लग रहा है, इसके बाद ये, पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर इस पॉइंट पे जब आएगा तो फिर यहां से भी यही एकदम सेम ऐसा ही बनेगा, बल्कि थोड़ा अनइवन भी बन सकता है। अगर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट बनता, कहने का मतलब है कि अगर ये जैसे लाइन गई है स्ट्रेट, इधर भी स्ट्रेट जा रही है, तब तो ठीक है। इसका मतलब फ्लैट तो नहीं है लेकिन स्फीयर है, पर ये लाइन बिल्कुल फ्लैट नहीं जाएगी। तो समुद्री इस रास्ते से भी देखो क्या बोलता है, while standing at a seashore watching an approaching ship, we first see its mast, then it comes closer, we can see the deck in the middle, then its funnel, and finally the hull comes into full। दूर से हमें क्या दिख रहा है, अरे ये तो बस छोटा सा को लाइन खींचा हुआ है, वो झंडा लहर रहा है। थोड़ा सा नजदीक आने के बाद बहुत कुछ दिख रहा है, फिर सब कुछ दिख रहा है ना। This can happen only the earth's surface curved. If the earth were flat, entire ship would have been visible at। अगर फ्लैट चीज पे कोई चीज रखोगे तो वो पूरा दिखाई देगा, गोल चीज पे पूरा दिखाई नहीं। पर चूंकि पूरा गोला नहीं है, ये भी प्रूफ हो रहा है, फ्लैट तो बिल्कुल नहीं। देखो हर थ्योरी में ये है कि फ्लैट बिल्कुल नहीं है, पर somehow it is circular, that's why it is not visible at a glance। एक बार में नहीं है। कोई परेशानी है? किसी को है तो बोले, यहां पर किसी को नहीं है? चलिए आगे चले। अगला द पोल स्टार। अब पोल स्टार को देखिए, दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है जी? अब अर्थ पे हमने क्या देखा, पोल स्टार कहां दिखता है, दिखता है ना, at lies directly at the line of axis of the earth। and what is the axis of earth? हाफ, यही है ना जी, 23 डिग्री एंड हाफ, यही कर रहे हैं ना। while its angle of decrease toward the equator such that 0, और जैसे ही हम आते हैं इक्वेटर की तरफ तो धीरे क्या हो जाता है,
ये तो पढ़े है ना, यहां पर 23.5 है, फिर 22, 21, 9, 10, 0 हो जाता है यहाँ के, होता है कि नहीं? सेम फिर, और फिर जब नीचे की तरफ जाएंगे तो ये ऐसे ही इंक्रीज करेगा। कोई परेशानी है? इट इज ओनली पॉसिबल इन क्वार्टर आर्क। ऐसा कहां हो सकता है? जहां पर आधा गोला करके कहीं छोड़ा गया हो। इसने भी प्रूफ कर दिया कि स्फीयर है विद अ सर्कुलर सरफेस, फ्लैट नहीं। कोई परेशानी? दूसरा तीसरा तरीका हो गया। देखते जाओ कितने तरीके से हम प्रूफ कर रहे हैं। लग रहा है ना छोटे बच्चों की तरह सर आज अर्थ पढ़ाएंगे, पर अच्छा लग रहा है ना अब कि 9th के लेवल का चीज है ना? लग रहा था कि सर अर्थ पढ़ाएंगे, वेजिटेशन पढ़ाएंगे, प्लांट पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगला है सैटेलाइट का पिक्चर। कहा ऐसा जाता है, पर रियलिटी फ्लैट होता तो ऐसा होता ना जी, सारा पानी वानी ऐसे से गिर रहा होता, पर्वत पहाड़ सब झरना उड़ना ऐसे रखा होता है, ठरिया पे जैसे ऊपर रखा होता है, ठरिया प्लेट पे रखा होता है। इन पास्ट 60 ईयर्स ऑफ बहुत देर 20-25 मिनट खोजने के बाद मुझे ये पिक्चर मिला कि लगा कि ये अच्छे से बता रहा है इस चीज को, है कि नहीं? पिक्चर नहीं होगा किताब में ये वाला। देखो फ्लैट होता तो ऐसा होना चाहिए, पर क्या ऐसा कहीं से भी मिलता है? सैटेलाइट की पिक्चर ने जब भी हमें भेजा है तो ऐसा कुछ भेजा है, ऐसा कुछ कहीं भेजा है? 60 सालों में एक्सप्लोर करने के बाद हमने लॉन्च किया सैटेलाइट प्रोब्स एंड पीपल इनटू द स्पेस। सम ऑफ देम गो बैक ऑफ देम स्टिल फ्लोट through the solar system and almost beyond it, and many transmit amazing images to our receivers on the earth. In all this photo the earth is spherical. The curvature of the earth is also visible in the many photo snapped by astronauts aboard the international space agencies, station like NASA and all, right? Whatever the pictures and snap they have clicked from the what space, it has been obvious clear that it's not a flat, and because center of curvature of the earth has been seen. Clear? Curvature has been seen means it's spherical into the sea. Somehow it's not complete space spherical, because कहीं से फ्लैट है और कहीं से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी है। चले, रियल इमेज है ना जी, स्पेस की फोटो है ये, ठीक है? नासा ने जो भेजा था सबसे पहली बार पृथ्वी की सतह का, देख लो कैसी पृथ्वी है। कहां फ्लैट दिख रहा है? फ्लैट होता तो ये यहां ऐसे जा रहा है, ऐसे सीधे निकल जाता, इधर ज्यादा इधर कम, इधर एक ही तो पिक्चर देगा ना। इतना बड़ा पृथ्वी, इतना बड़ा कैमरा कहां से लाओगे? नहीं समझे? नहीं समझे मेरी बात? अरे मोबाइल का कैमरा निकाल के सेंटर के बाहर खड़े हो जाना, सेंटर ही दिखेगा, पूरा गोरा बाजार पूरा गाजीपुर नहीं आ पाएगा उस कैमरे में, क्योंकि उसकी व्यू का भी वैल्यू होगा ना, एक लेवल होगा ना साइड को लेने का। अब खूब बड़ा ग्राउंड खड़ा है एक जगह कोने में खड़ा, तो ग्राउंड तो दिखेगा पर ग्राउंड की चीजें नहीं दिखेगी, लगेगा ग्राउंड है पर क्या है कुछ नहीं मालूम। स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन ऐसा ही मिल पाएगा जूम करके। और सरफेस भी देखो कई तरीके का दिख रहा है, देखने में लग रहा है ना ये लैंड है, ये वाटर है, ये एयर वाली चीज है, ये कुछ और है। अलग अलग चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही इस पिक्चर में? बोलो। थोड़ा पीपीटी होता तो और अच्छा दिखता, क्योंकि ये स्टैटिक हो गया पीडीएफ में तो थोड़ा, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा होगा फोटो, लग रहा है। अगला ये आ गया, अब ये देख लो, जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर आ गए हैं, पूरा ये सन दिखाई दे रहा है और हमें किस तरीके से लाइट मिल रही है, इसको हम अब डायग्राम के जरिए से पढ़ते हैं। हम यहां से देख रहे हैं पोलर स्टार विजिबल एट ओवरहेड, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? पोलर स्टार विजिबल एट एंगल यहां से भी दिख रहा है और यहां से भी, विजिबल ऑन द हॉरिजन से भी दिख रहा है, तो हर जगह से दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? गोल, फ्लैट पे हर जगह से। जैसे मैं यहां से खड़ा हूं तो मुझे ये चीज मेरे सर के ऊपर दिख रही है, दिख रही है क्योंकि मैं किस चीज पे खड़ा हूं। अगर मैं गोले पे खड़ा रहूंगा तो इधर से खड़ा रहूंगा तो भी सेम एंगल पे दिख रहा है, इधर से भी सेम एंगल पे दिख रहा है, या विजिबल हो रहा है ओवर द हेड? नहीं, ऐसा होगा। ओवर द हेड यहां है, फ्लैट है ना, ओवर द हेड है, और मैं यहां चला आया तो ओवर हेड है लाइट, वाई इट इज अ फ्लैट। लेकिन अगर ये गोल होता तो मैं जस्ट इस गोल के नीचे भी खड़ा होता तो भी क्या होता? ये बल्ब मेरे सर के जल रहा होता कि नहीं जल रहा होता? भाई देखो ये 10 फुट का लगाया गया है, इसको 5 फुट का बना दो और गोला कर दो, तो 5 फुट वाले नीचे में जाके मैं खड़ा होऊंगा तो भी ये लाइट मेरे सर पे होगी। लेकिन ये 10 फुट फ्लैट है तो मैं यहां आया तो क्या लाइट मेरे सर पर है? दैट मीन्स आई एम ऑन अ, बट इफ इट इज ऑन द सेम एक्सिस दैट मीन्स ये क्या होता? फ्लैट हो जाता। तो यहां से भी प्रूफ हो गया कि फ्लैट नहीं है बाबा, नो फ्लैट सरफेस। क्लियर है? बोलो। आज जाके जरूर देख लेना थोड़ा बहुत,
कमेंट वमेंट भी कर देना इस पे, है इतना मेहनत हुआ है इस पिक्चर के लिए, तनी मनी मेहनत है जी। कहाँ कहाँ से साइट्स के, एस्ट्रोनॉटिकल साइट्स का, नासा की साइट से, हमारे स्पेस एजेंसीज के साइट का फोटो 25-30 देखने के बाद लगा कि ये दिखा सकते हैं, अच्छा लग रहा है। वो तो बहुत खूबसूरत है ना, बहुत करीब से फोटो ली गई अर्थ की। चले, और वो सबसे बड़ी चीज है कि स्टैटिक नहीं है बॉडी भैया, घूम रही है। तुम्हारा कैमरे में घूमता दिख नहीं रहा है, पर वो घूम रही है। और घूमती हुई चीजों को इतना जबरदस्त फोटो जिसने निकाला है, उस एस्ट्रोनॉट को भी भाई सलाम है इस बात के लिए। आगे चलें, अगला क्या है? चंद्र ग्रहण। सुंदी में क्या कहते हैं इसको? चंद्र ग्रहण। क्या होता है कि सूरज पृथ्वी के बीच में, ग्रहण वाला तो समझ रहे हैं ना, सूरज पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? ठीक है, इसका बदला लेने के लिए भी चंद्रमा पहुंच जाती है सूरज ग्रहण कराने के लिए। अच्छा रुक जा, जब हम बीच में थे तुम आके हमारे पर ग्रहण लगाए थे, तो ये भी काम करने पहुंच जाता है। ऐसे थ्योरी समझोगे तो दोनों का दोनों क्लिप्स क्लियर होगा। वो तो खैर छोटी क्लासेस का चीज था, यहां समझिए। लूनार स्क्लिप जब होता है तो अर्थ इज बिटवीन द सन एंड मून। भाई पृथ्वी आ जाती है, सूरज से हम बतिया रहे हैं, ले रहे हैं भाई, लो लेन देन चल रहा, बीच में पृथ्वी आ गई। अच्छा ठीक है, जब तुम लेते रहोगे तो हम भी आएंगे बीच में सूरज वाला ग्रहण लगाने के लिए। ऐसे समझ लोगे तो सोलर और लूनर दोनों क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिफाई शैडो। अब यहां तो जो शैडो पड़ रहा है, अगर फ्लैट होता तो ऐसा दिखना चाहिए हमें कभी भी। ये तो एकदम ऐसी चीजें हैं जो पिक्चर मैंने दिखाया, मान लो काल्पनिक होगी, पर ग्रहण तो देखा है ना आपने। ग्रहण में कभी भी आपको ऐसा सरफेस दिखा क्या? हमेशा हमको जब भी मिलता है तो ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है या ऐसा मिलता है, हाँ कि ना? तो इसका मतलब यहां से भी हमें क्या क्लियर हो रहा है? रियल क्लियरली राउंड, क्योंकि सामने वाला अगर राउंड भी है और हम फ्लैट हैं तो भी उसका राउंड नहीं पड़ेगा शैडो। अरे भाई मैं यहां खड़ा हूं और मेरी शैडो वैसे ही बनेगी जैसा मैं हूं, है कि नहीं? अगर हम चना बादाम की तरह छोटा होते, गोल मटोल होते तो गोल ही दिखता, क्योंकि परफेक्ट एक ह्यूमन की तरह है तो ह्यूमन की तरह दिख रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? शैडो तो रिफ्लेक्शन ही है ना, शैडो वही दिखाएगी। देखो रियल इमेज नहीं दिखाती है, डिमनेस दिखाएगी, एनलार्ज दिखाएगी, पर नेचर ऑफ इमेज नहीं बदल देगी। फिजिक्स में पढ़ा है आपने, अगर नेचर आपका इमेज का जो वो नहीं बदल जाएगा। अगर वहां पर आप इंसान दिखा रहे हो तो बैल नहीं दिखने लगेगा, बैल दिखाओगे तो इंसान नहीं दिखेगा। हाँ, उसका इरेक्टेड पढ़ा होगा आपने, इरेक्टेड हो जाए, डिमिनिस्ड हो जाए, ब्लर हो जाए, वो डिपेंड करता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के बीच है, फोकल पे है, कि दोनों के बीच में है, कि अवे फ्रॉम फोकस है, लाइट कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है कि फोकस से गुजर रही है। तो 5 केसेस होते हैं। एक अलग वाला होता है जिसमें कैमरे के लेंस के पीछे बनता है इमेज। पढ़े हो कि नहीं फिजिक्स में अभी तक? चले आगे, कोई परेशानी? इसमें फिजिक्स में रिवीजन हो रहा है कि नहीं? ये कोई परेशानी नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। सर्कुलर हॉरिजोन, सर्कुलर। अब इसको पूरा मैप से समझते हैं, मैप से समझिए। अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय वन कर्व लाइन एंड सच दैट ऑल द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट विद इन, यही तो होता है सर्कुलर। भाई कहीं से उठाया, यूं पकड़ा और गोल घुमा दिया, और जितने एंगल में मैंने घुमाया, भाई जो मैंने कहा था आपको कि 2 सेंटीमीटर का रेडियस लीजिए, लेके घुमा दीजिए, जहां से भी खींचेंगे 2 ही सेंटीमीटर मिलेगा। क्लियर है? बाउंड्री लाइन इक्वल द बाउंडिंग लाइन इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। यही तो होता है। सर्कमफेरेंस का डेफिनेशन हो गया जी, सर्कल का आधा डेफिनेशन हो गया, आधा का नोट में आ जाएगा तो मैथ में आएगा तो छाप सकते हो। एंड द पॉइंट इज सेंटर। ये तो क्लियर है भाई। कह रहा है जहां से खींचे वो क्या है? सेंटर है ना। और ये जो लाइन आई, आधा डायमीटर, पूरा आया तो रेडियस, पूरा गोल घुमा दिया हमने, सर्कुलर। राइट भाई, पूरा नहीं बन पा रहा है, मैं पेन से चला रहे हैं, लेकिन लगभग बना है, अर्थ के जैसा ही बना दिया हमने। समझ में आया कि नहीं आया? और इसको हम क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस। हिंदी में कहते हैं परिधि, यही ना होता है? बोलो। अब यहां से इसको देखिए, एक ऑब्जर्वर है और ये हॉरिजन है, माउंटेन पिक है। यहां से ये चीज हाइट पे दिखेगी। यहां क्या दिख रहा है? लो दिख रहा है, दिख रहा है। एक एंगल को भी दिखा सकते हैं, यहां से डाउनफॉल दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? अनइवन सरफेस। और अगर फ्लैट होता तो कहीं ऊंचा और कहीं नीचा। और देखो फ्लैट का तो पहले ही पॉइंट से क्लियर हो गया, पहली वाली स्लाइड से। पहाड़ है, ऊंचा है, नदी है, समतल है, कुछ अलग है, तो तुम्हारा फ्लैट तो वहीं से खत्म हो जाता है लॉजिक। लेकिन हम लोग अलग अलग एग्जांपल के जरिए इसको देख रहे हैं। सनराइजेस और सनसेट भी बहुत बड़ा एग्जांपल है आपके फ्लैट ना होने का एग्जांपल, है ना।
इसको कैसे समझिएगा, इसको पूरा निचोड़ बता रहे हैं। आप देखोगे तो सर्दियों के मौसम में और गर्मी के मौसम में सनराइज और सनसेट अलग अलग होता है। फ्लैट सरफेस होता तो कभी नहीं होता। इसको कैसे समझिए, घर में आपके बल्ब जलेगा तो फ्लैट सरफेस है तो सभी जगह बराबर लाइट आएगी, हां कि ना। और अगर सरफेस अनइवन है तो लाइट अजीब जाएगी। मसलन बीच में दीवार हो, थोड़ा सा बाउंड्री हो, कोई लाइट का पर्दा हो, कोई गोला चीज लगा दो, रुकावट है तो लाइट अजीब। अब पृथ्वी के एक भाग में ही एक समय सूरज उगता है, दूसरे भाग में जिसे हम रात कहते हैं। यही पूरी थ्योरी यहां लिखी हुई है। और जब हमारे यहां दिन बड़ा होता है तो दूसरे वाले पार्ट में छोटा हो रहा होता है। पढ़े हैं ना हम लोग ये बात। और छोटे वाले पार्ट में जब बड़ा होगा तो हमारे यहां बड़ा, जैसे कहते हैं ना 21 दिसंबर के बाद बड़ा दिन, वो हमारे लिए बड़ा दिन नहीं होता। वो बड़ा दिन होता है साउथ के तरफ वालों का, यानी साउदर्न पार्ट वाले की तरफ, नॉर्दर्न पार्ट वाले की तरफ नहीं, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए नहीं है, साउदर्न हेमिस्फीयर लिए, क्योंकि हम लोग पीड़ित हैं यूरोप की सभ्यता से, इसलिए सब उधर मानते हैं। हमारे लिए तो भैया वो लोग कहते हैं ना कि सोलर, याद करिए, सोलर साइल बोलते हैं ना, सूर्य का उपासना। और सच में उसके ठीक 20 दिन बाद हम लोग करते हैं। उस समय सन की उपासना करते थे हमारे यहां पर कि सन हमारे तरफ आए, बिकॉज एक्सट्रीम ठंड से हम ठिठुर रहे होते हैं। सच में उस समय जहां पर बड़ा दिन हो रहा होता है वो लंदन का इलाका है, वहां गर्मी होती है, इसलिए वो क्रिसमस नाइट में बनाते हैं, पूरी रात जग गए। हमारे लिए क्रिसमस नहीं है, हमारे तो क्रिसमस आइसमस हो जाएगा, है कि नहीं। चले आगे। अब देखिए जो बात हमने बताई वो पढ़िए। इट्स बिकॉज द अर्थ इज स्फेरिकल दैट वी डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर फेसिंग सन एट डिफरेंट टाइम। कोई प्रॉब्लम होता है ना जी। अभी आप गुजरात चले जाओ, अभी यहां अंधेरा होने वाला है, 6 बजने वाला, अंधेरा होने वाला है। गुजरात में कोई रहता है फोन कर लो, 7 बजे तक अंधेरा नहीं है, वहां 7:30 तक अंधेरा नहीं है। This result in the sunrise and sunset at being different time because the sun is the same place but earth is rotating. सूरज घूमता है क्या? सन क्या है? फिक्स जगह पर है, और पृथ्वी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। Different part of the earth that each gate see the sun as different time. If you will travel on equator continuously about 1800 kilometer, then the sun will be in the same position in sky at all the time. ये वो स्पीड है जो सेंटर पे एक्सिस से तेज आप चलने लगोगे। इतनी की स्पीड से अगर आप नाचने लगे खुद भी खड़े खड़े कोई मशीन लगा के, तो सन आपको कहीं हिलता हुआ दिखाई एक ही जगह पे लगेगा। अरे ये तो सूर्योदय होगा और सूर्यास्त हो जाएगा वहीं के वहीं। जैसे होता है ना, सुबह उठे तो इधर खिड़की में दिख रहे थे, शाम को गए तो गेट पे दिख रहे हैं। तो क्या करो, छत पे खड़े हो जाओ और 1800 किलोमीटर की स्पीड से इक्वेटर पे पहुंच जाओ। यहां नहीं, इधर करोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि सर्कुलर है। इक्वेटर पे पहुंच जाओ और 1800 किलोमीटर वाला मोटर लगा लो, नेट टाइम सेट कर दो, पता नहीं हड्डी उड्डी टूटेगा, गारंटी नहीं हमारा। जीवित अगर रहे तो 1800 किलोमीटर की स्पीड से पता नहीं नाक कान उखड़ उखड़ के निकल जाएगा। 1800 किलोमीटर की गोल नाचने का मतलब, तो तुमको अर्थ सीधा सनसेट दिखाएगा या सनराइज दिखाएगा, बाकी बीच में कुछ नहीं दिखाएगा। इसका मतलब फ्लैट नहीं है, क्योंकि तुम एक बार यहां देखोगे और एक बार हाफ आर्क को देखोगे। फ्लैट होता तो ऐसा नहीं। चले आगे। Simply rotate 24/7 will always be about 20 degree above the horizon. It will perhaps as 23 degree about 21st December. ये तो एक्सिस वाला पॉइंट है तो हमें पता भी होता है ये। In the event that Earth were level, the sun would illuminate the whole surface of the Earth simultaneously. So that implies sport would encounter dusk and dawn. यानी सूरज का dusk and dawn समझते हो ना, उगना और, ठीक है, सुबह एंड शाम, will no sort of distinction because of the round state of Earth. Half of stay in light state while other counted. कोई परेशानी? वेरी गुड। ये मैप समझ में आया? आप मैप मतलब पिक्चर। देखो, ऑब्जर्व करते हैं एपरेंट पोजीशन और रियल पोजीशन। एपरेंट पोजीशन प्रतीत हो रहा है, रियल पोजीशन क्या है वो दोनों इसमें दिख रहा है। और यहां हमने डे लाइट टाइम और समर और विंटर दोनों का दिखाया है। अगर आप देखेंगे डे लाइट टाइम समर का है और वो विंटर का है, तो कब उगते हैं और कब अस्त होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। मसलन आप देखो यहां पर कितने बजे हो रहा है? 5 AM। कितने बजे हो रहा है? और यहां कितना हो रहा है दिख रहा है? एक केस स्टडी ये भी है कि सुबह भी उग जा रहे हैं और यहां पर 8 बजे तक भी रह रहा है। ऐसा भी होता है ना। ईस्ट में सूरज पहले दिखेंगे, वेस्ट में सूरज बाद तक दिखेंगे। तो ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि नहीं देखते हैं? बोलिए, आगे चले। अब
अगला है सरकम नेविगेशन के जरिए इट कुड बी स्टेटेड दैट द वर्ल्ड इज अ जर्नी ऑफ, ठीक है, ऑफ 24 माइल्स में कन्वर्ट करोगे सर ये क्या है, तो भाई उसको मील में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। A perfect circle around the planet, an example of infinite possibilities for such as route would be following equator around the world. मैग्नेल ने 1480 से लेकर 1521 के बीच में एक पुर्तगाली व्यक्ति था जिसने क्रेडिट किया इस बात को, फर्स्ट एक्सपेंडिचर टू द सरकम नेविगेशन, मतलब पृथ्वी की परिधि का गोल चक्कर लगाना। और मैगलेन वॉज द स्पॉन्सर्ड बाय स्पेन टू ट्रेवल वेस्ट अक्रॉस द अटलांटिक इन सी ऑफ द ईस्ट इंडीज। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी। द अर्थ एज हेवनली बॉडी। अब यहां एक चीज याद रखना, अरे सर ये तो पता ही है हेवनली बॉडी है, पर हम एक बात पूछते हैं क्यों है, पता है, आसान चीजें में भी क्वेश्चन आ जाए ना कभी टिपिकल, तो फंस जाएंगे क्यों है। देखो पृथ्वी के बाहर हर वो चीज जो गई वो सेलेस्टियल बॉडी है, खगोलीय पिंड। सेलेस्टियल बॉडी का क्या मतलब हुआ, लेकिन क्या हम गए तो हम भी हो गए, नहीं, क्योंकि हम नेचुरली वहां नहीं गए हैं, हम मैनमेड तरीके से गए और हमें वहां फिक्स किसी ऑर्बिट में नहीं रखा गया, किसी प्लेस में नहीं है, समझ रहे हो। हर कोई चीज जो वहां पर है वो अपने फिक्स प्लेस पे है। जैसे इसको देसी भाषा में समझो, तुम्हारे घर गए तो हम, तुम्हारा घर हमारा घर नहीं होगा, हम तुम्हारे घर मेहमान ही रहेंगे। सब मेरा मुंह दिख रहा है, हम किसी घर नहीं आ रहे, टेंशन मतलब। तुम्हारे घर का खाना जो हमको मिलेगा हम उतना ही खा सकते हैं जितना तुम दोगे, किचन घुस के कुछ भी नहीं निकाल सकते, है ना। तो इसका मतलब यहां पर सीधा है, आउटसाइडर्स जितने भी चीजें वहां पर है अर्थ के सरफेस के बाहर, चाहे वो कॉमेट्स हो, मून हो, एस्ट्रॉइड्स हो, मेट्रॉइड्स हो, ब्लैक होल्स हो, प्लैनेट्स हो, सब कुछ क्या है, क्लियर है। अर्थ एंड प्लैनेट्स आर कंसीडर्ड एज सेलेस्टियल बॉडी एज देयर नेचुरल बॉडी दैट आर प्रेजेंट इन, क्लियर, कोई परेशानी। ये सारे के सारे ग्रह हैं, पहले ये था, अब ड्वार्फ प्लैनेट, ब्लैक प्लैनेट नहीं, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। उल्का पिंड वगैरह सब दिख रहे हैं, नक्षत्र तारा भी दिख रहा है, सेरस भी दिख रहा है। और ये एस्टेरॉइड्स हैं जो किसके किसके बीच हैं, मार्स एंड, ठीक है, धूल भरी आंधियां जो आती हैं। अर्थ की डायमीटर जो है वो 7926 माइल्स, लगभग 12,756 किलोमीटर, ठीक है। अगेन बिकॉज ऑफ इक्वेटोरियल बल्क द प्लेनेट्स डायमीटर इज स्लाइटली स्मॉलर व्हेन मेजर्ड फ्रॉम पोल्स टू, वही चीज जो फर्स्ट पेज पे हमने दिया, ये जीरोलाइट बल्ज है, क्योंकि आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल कर रहे हैं तो, और यहां से यहां कर रहे हैं तो में डिफरेंस है 12,714 और 12,756। अगर कंप्लीट स्पेयर होता तो ऐसा, और ये हमने फर्स्ट पेज पे ही देखा था, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत। इज अबाउट, इतना हो गया, इक्वेटोरियल सर्कमफरेंस ऑफ ईच अर्थ इतना माइल्स, तो हेंस इट इज क्लियर फ्रॉम दिस ऑफ साइज ऑफ अर्थ ऑल्सो कि द अर्थ इज गोल, नॉट कंप्लीट गोल बट गोल, इसलिए नहीं बनना है लोल की फ्लैट है। और आज हम सिर्फ कहे नहीं, हमने पढ़ा कि अर्थ इज जियोइड, क्लियर है। क्यों, क्योंकि ज्योग्राफिकली जितनी भी चीजें अवेलेबल थी उन अवेलेबल, उन दंड और उन तथ्यों के जरिए हमने सत्यापित किया। आज के आज इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नोट्स अपने हाथ से लिख लीजिएगा, और जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो इसके नोट्स याद होंगे। एक जगह डेट है 1832 और एक जगह मैगलेन के बारे में है, 2 डेट्स हैं और 2 जगह डाटा है, बाकी सब स्टोरी है। इजीली ये चैप्टर खत्म हो जाए, मिल जाएगा, दे देना, बंद कर दीजिए।